हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटिव बूस्टर पे स्वागत करता हूं। हमने की आज हम जिस चीज की चर्चा करने वाले हैं वो उनका आर्थिक पक्ष कि कृषि कार्य कैसा था, उद्योग कैसा था, व्यापार कैसा था, इन सब चीजों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, आर्थिक पहलू कैसा था उनका, आर्थिक पहलू या जीवन आप लिखते चलिए साथ साथ में, ठीक है। आर्थिक जीवन कैसा था उनका, तो देखिए इस काल में आर्य जो थे वो कबीलों के रूप में रहा करते थे। बहुत सारे कबीले बन चुके थे और वहीं वो निवास किया करते थे। साथ ही साथ इनका जो मुख्य कार्य था वो था पशुपालन का कार्य। क्या था मुख्य कार्य? पशुपालन का कार्य इनका मुख्य कार्य था। तो देखिए पशुपालन, पशुपालन इनका मुख्य पेशा था, मुख्य पेशा था, पेशा था। कई पशुओं के बारे में इनके पास जानकारी थी, जैसे कि गाय को पालना, भेड़ बकरियों को पालना, ऊंटों को पालना, इस तरह से कई पशुओं के बारे में इनके पास जानकारी थी। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए कि यह गाय, भेड़ बकरी, ऊंट, ऊंट, बैल, इन सभी पशुओं को पाला करते थे। इनके बारे में जानकारी थी इनके पास। ठीक, गाय के बारे में थोड़ा विशेष रूप से जान लीजिए। गाय को ऋग्वैदिक काल में अघन्या कहा गया। एक पॉइंट गाय के लिए, गाय को क्या कहा जाता था? अघन्या कहा जाता था, अघन्या कहा गया है, कहा गया है। अघन्या का मतलब हुआ जिसका वध न किया जाए, यानी न मारा जाने वाला पशु क्या था? गाय था। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में गाय को किस नाम से जाना जाता था, तो अघन्या के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, गाय के लिए जो ऋग्वेद में कई जगह इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, गाय का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। क्या मैंने कहा कि गाय के बारे में, यानी गाय शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं कि आपको पता है कि वो भेड़ बकरियों को भी पाला करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो इस तरह से जो भेड़ बकरी पालते थे तो इससे दूध भी मिल जाता था, उनको मांस भी मिल जाया करता था। ठीक है, अगला पॉइंट कृषि के लिए आते हैं। तो कृषि इनका दूसरा मुख्य कार्य था। कृषि दूसरा मुख्य कार्य था इनका, दूसरा मुख्य कार्य था, मुख्य कार्य था। ठीक, कृषि किया करते थे। कृषि में एक महत्वपूर्ण चर्चा ये उभर के आती है कि कृषि जो कार्य किया करते थे तो उसमें ऐसा नहीं है कि चावल, गेहूं, इस तरह के फसलों के बारे में इन्हें जानकारी थी। ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में जो आर्य के बारे में कहा गया है कि उन्हें जौ के बारे में जानकारी थी। किस फसल के बारे में जानकारी थी? फसल के रूप में इन्हें जौ के बारे में जानकारी थी और ऋग्वेद में जौ को ही यव कहा गया है। ठीक, तो इस फसल के बारे में चर्चा मिलती है, इसके बारे में जानकारी उन्हें प्राप्त थी। ठीक है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि गेहूं के बारे में भी उनको जानकारी थी, ठीक है, या फिर मक्का के बारे में जानते थे। बुक में या ऋग्वेद की जो पुस्तक है उसमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आर्यों को जौ के बारे में जानकारी प्राप्त थी और किसी फसल के बारे में जानकारी थी या नहीं, ये स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। ठीक, इस पॉइंट को देखिए। अगला बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भर जाता है तो फिर आदमी को मिटाना पड़ता है। आप लोग साथ ही साथ, मैंने कहा है कि साथ में अपने पेन उन रखा करिए और नोट डाउन करते रहिए। अपना एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होता है, रिवीजन करने में भी आसानी होती है, क्विक रिवीजन होता है। ठीक है, देखिए यहां पर
जो फसलों का उत्पादन हो रहा है वो खेतों में हो रहा है, ठीक है। तो जो खेत थे उसको क्या कहा जाता है? मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, ये खेत है, तो इसको क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे? क्षेत्र कहते थे, ठीक। इस खेत को क्या कहते थे? क्षेत्र कहते थे, ठीक। अगला, जो उर्वरयुक्त जो जमीन थी उसके लिए भी एक शब्द का प्रयोग किया गया। मान लीजिए एक जमीन है ये, ठीक, ये काफी उपजाऊ जमीन है, ठीक। क्या है ये? उपजाऊ जमीन है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको उर्वरा के नाम से संबोधित किया गया है। इसको उर्वरा कहते हैं, इस जमीन को उर्वरा नाम दिया गया है। तो ये कहने का मतलब छोटे छोटे वर्ड जो है वो आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि खेत को क्या कहा जाता था? क्षेत्र। उपजाऊ युक्त जो जमीन थी, उपजाऊ भूमि, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको उर्वरा कहा जाता था, ठीक है। ये आपको याद रहेगा। और जो इतनी चीजें जो आर्थिक क्रियाकलाप आप देख रहे हैं, कृषिगत कार्य देख रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या करते थे? माध्यम क्या था? मतलब कि पानी का माध्यम क्या था? किस तरह से फसलों को पानी दी जाती थी? तो पानी ऐसा नहीं है कि उनके पास टेक्नोलॉजी था कि नहर बना करके नहरों से सिंचाई करेंगे। उनके पास जो सीधा सा कार्य था, वर्षा का जल, वर्षा का जल, इसके माध्यम से सिंचाई हो जाती थी। या फिर तालाब, तालाबों के माध्यम से सिंचाई हो जाती थी। या फिर कुआं, कुआं प्राचीन काल से ही बनता आ रहा है। कुओं के माध्यम से, कुओं के माध्यम से सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो इतना पॉइंट जो है वो कृषिगत कार्यों से रिलेटेड है। आप इन सब चीजों को अच्छे से कंठाग्र कर लीजिएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं आर्थिक जीवन में जो कृषिगत कार्य हो गए, उसके बाद हम देखते हैं उद्योग के बारे में कि उद्योग का क्या नेचर था, क्या स्वरूप था, किस किस तरह के कार्य किए जाते थे, ठीक है। उसको देखते हैं किस तरह के कार्य होते थे उद्योग धंधे में। तो देखिए कई तरह की चीजें वहां दिखाई पड़ती थी। जैसे कि वहां पर आपका बढ़ई का काम हो रहा है, रथकार के बारे में जानकारी मिलती है, कुम्हार के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको वहां मिल रहा है। रथकार मिल रहे हैं वहां, ठीक। फिर बढ़ई मिल रहे हैं, ठीक। कुम्हार मिल रहे हैं, ठीक। इस तरह की चीजें वहां दिखाई पड़ रही हैं। तो इस तरह के शिल्पकारों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सभी शिल्पकारों के बारे में, ये सभी शिल्पकार के बारे में आपको जानकारी वहां मिल रही है। यानी ये विद्यमान थे ये सभी शिल्पकार, ठीक है। बढ़ई का कार्य तो आप जान ही रहे हैं, लकड़ी का काम, फर्नीचर बनाना, इस तरह का कार्य होता था बढ़ई का। तो बढ़ई के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, बढ़ई को तक्षण कहा गया है, तक्षण, ठीक। क्या कहा गया है? बढ़ई को तक्षण कहा गया। फिर अगला, इस काल में जैसे तांबे के बारे में भी जानकारी मिल रही है। तांबे के बारे में उन्हें जानकारी थी, तांबे से अवगत थे, तांबे के कार्य किया करते थे। यानी धातु का कार्य भी हो रहा है, ठीक है। तो धातु का कार्य जो हो रहा है, तो धातु के कार्य से जो लोग जुड़े हुए थे, धातु के कार्य जो करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उनके लिए करमार शब्द का प्रयोग हुआ है, करमार कहा जाता था, कहा जाता था। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। धातु का जो कार्य कर रहा है या धातु के कार्य में जो संलिप्त है, उसको करमार कहा गया, ठीक है। अगला पॉइंट, तांबे के बारे में जानकारी है, यहां लिख लीजिए। तांबे से अवगत है या फिर कांसा बोल लीजिए इसको। इसको अयस कहा गया है, अयस, ठीक। क्या कहा गया है? तांबे को अयस कहा गया है। इतना पॉइंट याद रखिए। फिर बुनकर, जो कपड़ा जो बुनते हैं, कपड़ा पहले बुना जाता था, आज तो मशीनों में, मतलब कि मशीन से कपड़ा बनता है, पहले सूत वूत काट के उसको बुना जाता था, ठीक है। तो जो कपड़े के कार्य में लगे हुए थे, तो बुनकर समुदाय को क्या कहा जाता था? बुनकर समुदाय, बुनकर समुदाय को
जो बुनकर थे, जो कपड़े के कार्य में लगे हुए थे, उनके लिए बोसोवाय शब्द का प्रयोग किया गया है। बोसोवाय, ठीक, बोसोवाय शब्द या बोसवाय शब्द जो भी है इसको देख लीजिएगा, सब मात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं बोसवाय मिल जाएगा, कहीं बोसवाय मिल जाएगा। तो इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बुनकर समुदाय के लिए किया गया है। ठीक है, ये रहे इतने पॉइंट उद्योग धंधे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब व्यापारिक गतिविधियों को भी देखते हैं कि व्यापार किस तरह का था, उसको भी जानना जरूरी है। आर्थिक पहलू में व्यापार एक महत्वपूर्ण क्या है? श्रृंखला है। बिना व्यापार के कुछ नहीं होता है। अभी आधुनिक काल में क्या है? व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, जितना भी डेवलपमेंट दिख रहा है सब व्यापार से तो हो रहा है। तो देखिए अगला पॉइंट देखते हैं व्यापार के बारे में, कि जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, व्यापार उनका आंतरिक और बाह्य भी होता था, समुद्री व्यापार भी होते थे, परंतु ऋग्वैदिक काल में बाह्य व्यापार का कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ है और समुद्री व्यापार न के बराबर होते थे। तो यहाँ एक पॉइंट लिख लीजिए कि समुद्री व्यापार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। समुद्री व्यापार आप सीधा लिख लीजिए नहीं होते थे या जानकारी नहीं थी, नहीं होते थे। ठीक, आंतरिक व्यापार था क्योंकि कबीले में बटे हुए थे आर्य लोग, एक जगह दूसरी जगह थे, एक कबीला के लोग दूसरे कबीला से व्यापार किया करते थे। कहने का मतलब है कि आंतरिक व्यापार हो रहा है इनका, आंतरिक व्यापार हो रहा है। ठीक, तो आंतरिक व्यापार हो रहा है तो व्यापार करते कैसे थे? तो आंतरिक व्यापार हो रहा है तो व्यापार करेंगे कैसे? एक व्यक्ति को जब जरूरत होगी तो दूसरे व्यक्ति से कुछ ना कुछ लेगा, तो व्यापार का माध्यम था वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, आंतरिक व्यापार हो रहा है किसके माध्यम से? वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से। वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या सिस्टम? बार्टर सिस्टम बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। इस तरह से व्यापारिक कार्य होते थे। उस समय नकदी या फिर कोई क्या बोलते हैं रुपए का कोई प्रचलन नहीं था या कुछ प्रमाण नहीं मिलता है। तो एक व्यक्ति को गेहूं की जरूरत पड़ी और दूसरे को मान लीजिए चावल की जरूरत पड़ी, तो दोनों एक दूसरे का आदान प्रदान कर लेते थे। गेहूं वाले को चावल चाहिए तो उसको दे दिया, उसको गेहूं चाहिए तो उसने चावल दे दिया। इस तरह से अपना आंतरिक व्यापार वो किया करते थे। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिए इसमें एक पड़ी नामक अनार्य व्यापारी की चर्चा मिलती है। कभी आपसे पूछ देगा कि पड़ी क्या थे? व्यापारी थे। पड़ी ये थे अनार्य व्यापारी, व्यापारी। इसकी चर्चा किस लिए मिलती है? ये गायों को चुराने में माहिर थे। अध्ययन से पता चलता है गाय को चुराते थे, इसमें इनका कार्य मतलब कि इसमें संलिप्त थे। गायों को चुराते थे, गायों को चुराने का कार्य, चुराने का कार्य ये पड़ी नामक व्यापारी किया करते थे। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि पड़ी शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया? व्यापारी के रूप में, किसान के रूप में, या फिर पंडित के रूप में, या फिर योद्धा के रूप में। तो जो पड़ी थे व्यापारी थे और अनार्य व्यापारी, और गायों को चुराने में इनकी भूमिका होती थी। और इस काल में जो कबीलाई संस्कृति थी, गाय बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति, मान लीजिए संपत्ति था, प्रतिष्ठा का प्रश्न था। जिसके पास ज्यादा गाय होंगी उसके समाज में उतनी प्रतिष्ठा होती थी। ठीक है, तो गायों को लेकर के युद्ध भी हुआ करते थे। ठीक है, किसी ने किसी की गाय चुरा ली तो उसके लिए युद्ध हो जाया करते थे। ठीक, तो इन सब चीजों को आप याद रखिए। आर्थिक पहलू में इतनी सारी चीजें आती हैं, आपको हर पॉइंट पे ध्यान रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।